पीडीएम का शराजा बिखरने लगा। एएनपी ने राहें जुदा कर लीं। अमीर हैदर होती कहते हैं पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने में साथ नहीं दे सकते। जिन्होंने शोकॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान कर दिया। इजलास में वजह पूछी जाती तो बताते पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दिया। शोकॉज नोटिस एएनपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो को एएनपी के सूबाई सदर इमल वली का फोन। पीडीएम से अलग होने के फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। कहा अपना लाहे-अमल खुद तैयार करेंगे। बिलावल ने कहा कुछ जमातें अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन करना चाहती हैं जिसका फायदा हुकूमत को होगा। उधर पीपी रहनुमा नैयर बुखारी और फैसल कुंडी की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एएनपी की पीडीएम से अलहदगी पर जेयूआई और नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। अब्दुल गफूर हैदरी ने एएनपी के इक़दाम को तहरीक की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। कहा कि वक्त बताएगा एएनपी ने किसके कहने पर किसे वोट दिया। मरियम औरंगजेब बोली उम्मीद है एएनपी फैसले पर नजरसानी करेगी। अगर नून लीग भी तयशुदा फैसलों की खिलाफ वर्जी करती तो पीडीएम सरबराह वजाहत तलब कर सकते थे। सेनेट इलेक्शन में नून लीग की पॉलिसी के तहत फरहतुल्लाह बाबर को हराया गया। शाजिया मरी का इल्जाम। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोली पीपल्स पार्टी को बाप से वोट लेने का ताना दिया जा रहा है। बाप के बाप से जिसे रिलीफ मिला उस पर तबसरा नहीं करते। कमर जमान कायरा का कहना है एएनपी के जाने से पीडीएम को बहुत नुकसान पहुंचा है। नून लीग ने जो रवैया इख्तियार किया वो काबिल कबूल नहीं था। पहले ही बता दिया था कि पीडीएम का इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चलेगा। शेख रशीद की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले ऑपोजिशन के हालात अच्छे नहीं हैं, ये आखिरकार असेंबलियों का रुख करेंगे। एएनपी अगले इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के साथ जा रही है। फिरदौस आशिक कहती हैं पीडीएम इतने टुकड़ों में तकसीम होगी जिसे जोड़ना भी मुमकिन नहीं होगा। ये इत्तेहाद सिर्फ इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए बना था। जहांगीर तरीन ने अहमद महमूद से मुलाकात की। अगले हफ्ते आसिफ सरदारी से भी मिलेंगे। शहला रजा के नाम से कायम ट्विटर अकाउंट पर दावा। कहा तरीन मुमकिना तौर पर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ट्वीट कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकातों और शमूलियत की खबरों की तरदीद। कहते हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी इस्लाहात पर जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात पर आईनी माहिरीन से मुशावरत शुरू। बैरिस्टर अली जफर से मुलाकात की। कहते हैं सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। पैसे का इस्तेमाल रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्के। इजलास में नेपरा की सालाना रिपोर्ट पेश होगी। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं तक क्लासेस 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी। एनसीओसी इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया को ब्रीफिंग। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से सख्त एसओपीज के साथ खोलने का फैसला। ओ लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक 9वीं और 10वीं के मई के तीसरे हफ्ते में शुरू होंगे। स्कूल ईद तक बंद रखने या खोलने का फैसला 28 अप्रैल को होगा।
لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان سمیت 13 اضلاع میں 8ویں تک سکول عید تک بند رہیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا ٹویٹ، 13 متاثرہ اضلاع میں 9ویں سے 12ویں تک کلاسز 19 اپریل سے پیر اور جمعرات کو ہوں گی۔ وزیر تعلیم کے پی شہرام ترکئی کا بھی متاثرہ اضلاع میں مڈل تک سکولز عید تک بند رکھنے کا اعلان، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ روس کے وزیر خارجہ کا 9 سال بعد پاکستان کا اہم دورہ، سرگئی لاروف 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی نے چکلالہ ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ میں ملاقات بھی ہوئی۔ پاکستان اور روس کے وفود کی سطح پر مذاکرات آج ہوں گے۔ شاہ محمود کہتے ہیں کہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف پاکستان سٹیزن پورٹل پر بھی شکایات درج ہو سکیں گی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کی قبضہ مافیا سے متعلق شکایات کو ترجیح دی جائے گی۔ چیف سیکرٹریز، انتظامیہ اور پولیس شکایات پر فوری ایکشن لیں۔ ادھر آئی جی خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی کی وزیر اعظم ہاؤس طلبی، پاکستانی معیشت اگلے سال 4% شرح سے ترقی کرے گی۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ اس سال مہنگائی 10 اور آئندہ برس 8% سے کم رہنے کا تخمینہ، بے روزگاری بھی 5% سے کم ہو کر 4.8% تک رہنے کی پیش گوئی۔ اگلے سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.5% سے بڑھ کر 1.8% ہو جائے گا۔ سندھ کا سب سے بڑا اسپتال اختیارات کی جنگ میں وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان اکھاڑا بن گیا۔ سندھ حکومت نے جناح اسپتال کراچی کے لیے وفاقی حکومت کے بورڈ آف گورنرز کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح اسپتال کو بورڈ میں شامل نہ ہونے کا حکم، وفاق کو بھی تحریری طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ کیا پاکستان جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر سیریز میں شکست دے سکے گا؟ آج پتہ چلے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ آج سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم میں شاداب خان کی جگہ محمد نواز اور محمد حسنین کی جگہ حسن علی کی شمولیت کا امکان۔ بارش سے تیسرا ون ڈے میچ متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ You are actually pointing out the ways, the inequality, the areas that have been left behind, people who have been left behind, the situation of the minorities, transgender. So for me, a civilized society is defined by the way it looks after its weaker section of the population. It is not defined by how the rich people live or how the rich classes, their lifestyle. It is defined by how is it planning to reduce this inequality. And then the sort of things you've mentioned before this report, this elite capture. And it's not just a problem of Pakistan, it is a problem of almost all the developing world. It is also, of course, a problem in the richer countries where you see this incredible situation of about the last time, I think maybe it was the UNDP report, I'm not sure, where around about 60 people own about the same amount of wealth as about 3.5 billion people on this earth.